नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हमने अपने ऑफलाइन बैच में आरक्षण को बहुत गहराई से पढ़ा था। आरक्षण के टॉपिक को लगभग मैंने 5-7 घंटे में पूरे हफ्ते तक पढ़ाया आपको। और आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं या लगभग बच्चे ऐसे हैं जो जिनको कि एसएससी जैसा एग्जाम देना है, तो उनके लिए उसका क्रक्स निकाल करके अभी 10, 15, 20 मिनट के अंदर मैं आप लोगों के सामने आरक्षण के विषय में बात करने चलूँगा। और आरक्षण से आने वाले जितने भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो आप इसके बाद कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आरक्षण क्या होता है। आरक्षण क्या है? सबसे पहला बात कि आरक्षण होता क्या है देखेंगे। आरक्षण, यही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक होने वाला है। तो आरक्षण के लिए हमने पहले से ही आपको बता रखा है कि आरक्षण क्या है। एक प्रकार का सकारात्मक विभेद, एक सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद से तात्पर्य हमने आपसे बताया था कि मान लीजिए आपके परिवार में 2 भाई बहन आप लोग हैं, आपकी बहन बीमार पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को अगर दूध मिलता है रोज शाम को पीने के लिए, तो आपकी बहन के दूध में अगर मावा मलाई डाल दिया जाए तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जब स्वस्थ हो जाएगी तब फिर से पुनः आप लोगों को दूध बराबर मिलने लगेगा। उसको थोड़ा अधिक दूध मिल जाए, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से हमारे नीति निर्माताओं ने सोचा कि हमारा जो समाज है ये पूर्ण रूप से बराबर नहीं है, तो एक समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए, किस समाज का? समता मूलक समाज का निर्माण करने के लिए हमने आरक्षण का प्रावधान किया कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी समाज में बराबर का स्थान दिया जाए, बराबर का मौका दिया जाए। उनका शिक्षा, उनका रोजगार के क्षेत्र में, उनका राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो। ये कुल मिला के आरक्षण है। आरक्षण किस क्षेत्र में हम देते हैं? आरक्षण हम शिक्षा के क्षेत्र में देते हैं, रोजगार के क्षेत्र में देते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देते हैं। आज़ादी के बाद संवैधानिक रूप से आरक्षण का अगर हम लोग बात करें तो आज़ादी के बाद आप देख के चलेंगे कि आरक्षण जो है 2 शेड्यूल हमारे यहाँ थे। एक तो 341 और दूसरा आपका शेड्यूल था 342। इन दोनों में, एक में एससी एक में एसटी वर्ग को रखा गया और इनके जनसंख्या के प्रतिनिधित्व, जितना भारत का जनसंख्या है उसमें इनका जनसंख्या कितना है उस हिसाब से, इनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया। जितनी इनकी जनसंख्या थी लगभग उतनी जनसंख्या इन 2 वर्गों को दे दी गई। लेकिन आज़ादी के बाद तमिलनाडु राज्य में एक बार चुनाव हुआ। यहाँ देखेंगे तमिलनाडु में, और जो तमिलनाडु राज्य में चुनाव हुआ, जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी उसका एक ही उद्देश्य था कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दे देंगे। समझ गए? शिक्षा के क्षेत्र में हम आरक्षण देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि चुनाव तो तमिलनाडु में उस पार्टी ने जीत लिया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में इसने आरक्षण देने का बात किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है और तमिलनाडु की सरकार यहाँ पे शिक्षा नहीं दे पाती है। इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है इस मामले को लेकर के नेहरू जी के द्वारा। समझ गए? और नेहरू जी के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन करके और कुछ नए भागों को जोड़ा जाता है और आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। किस किस भाग में किया गया? 16(4) जोड़ा गया, 15(4) जोड़ा गया, 15(2) जोड़ा गया। ये सब हमने आपको ऑफलाइन में बता दिया है, लिखवा दिया है। हम बस एक कहानी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारतीय राजनीतिक परिवेश बदलता गया और बीपी सिंह की सरकार आई। यहाँ पे बीपी सिंह जी को हम लोग देखते चलेंगे। बीपी सिंह जी की जो सरकार थी इसमें चौधरी देवीलाल वगैरह का समर्थन था, बीजेपी का समर्थन था इनको।
और कांग्रेस के विरुद्ध इनका जो है सरकार बना था। इससे पहले एक मंडल कमीशन गठित किया गया था, यहाँ देखेंगे मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन का जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 340 में। आर्टिकल 340 में लिखा हुआ है कि एक तो बड़ा वर्ग है, सवर्णों का वर्ग है, दूसरा पिछड़ा वर्ग है, लेकिन इसके बीच में भी एक ऐसा वर्ग है जो कि पिछड़ा हुआ वर्ग है, शिक्षा उसके पास नहीं है, रोजगार उसके पास नहीं है, प्रशासन में उसकी भागीदारी कम है। तो इसको, इसकी पहचान करने के लिए, इस वर्ग की पहचान करने के लिए एक ये बनाई जाए, संगठन बनाई जाए, ये क्या बोलते हैं कि कमीशन का निर्माण किया जाए। तो इस आधार पे मंडल कमीशन का निर्माण किया गया था। और मंडल कमीशन का निर्माण हुआ था, मंडल कमीशन ने जो है सो एक वर्ग का पहचान भी किया जिसका नाम था ओबीसी वर्ग। मंडल कमीशन ने, मंडल कमीशन, इसने एक नए वर्ग का पहचान किया, ओबीसी वर्ग। और इसने क्या कहा? मंडल कमीशन की रिपोर्ट में था कि भाई एक वर्ग है ओबीसी वर्ग जो कि देश का 52% जनसंख्या है, इसका मतलब जनसंख्या में 52% ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। लेकिन 52% तो दिया नहीं जा सकता था यहाँ पे, इसलिए क्योंकि अगर पूर्ण रूप से आरक्षण ही 70-80% मिल जाए तो ये सही नहीं है। तो इसलिए इनको कुछ आधार बना करके इन्होंने, मंडल कमीशन ने कुछ आधार बनाया शिक्षा, रोजगार या प्रशासन के संबंध में, कि कितनी भागीदारी नहीं है उस संबंधित ओबीसी वर्ग की। तो इसने 27% आरक्षण ओबीसी को देने का बात कहा, 27%। इस मंडल कमीशन के बाद ये लगभग 1983-84 की बात है, इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। इसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया इन दोनों ने? इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि इनका विचार था कि अभी सवर्ण वर्ग भी हमको वोट दे रहे हैं और बाकी वर्ग के लोग भी वोट दे रहे हैं, सीटें हम जीतते जा रहे हैं, तो हमको बखेड़ा एक प्रकार का मोल लेने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन्होंने मंडल कमीशन के इसको बातों को दरकिनार कर दिया, मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। लेकिन बीपी सिंह जी की सरकार जो आई, तो बीपी सिंह जी ने सोचा कि अभी बीजेपी 1990 के आसपास का काल जब आप देखेंगे तो बीजेपी रथ यात्रा निकाल रही थी। बीजेपी का मुद्दा था मंदिर और कांग्रेस का मुद्दा था मुस्लिम फैक्टर, एम फैक्टर, ट्रिपल एम फैक्टर यहाँ पे भारतीय राजनीति में था। एक तो बीजेपी का मंदिर, दूसरा आप देखेंगे कांग्रेस का मुस्लिम। तो बीपी सिंह जी ने सोचा कि आखिर मेरा क्या, मेरा प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित हो, तो इन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन को लागू किया और मंडल कमीशन के हिसाब से 27% आरक्षण एक नया ओबीसी वर्ग बना करके, अदर बैकवर्ड क्लास, इन्हें 27% ये आरक्षण दे दिया। अब इसके विरोध में सवर्णों ने, खास करके उत्तर भारत में भयंकर विरोध हुआ। एक व्यक्ति ने अपने आप को आग लगा दिया। उत्तर भारत में इस प्रकार का संघर्ष कभी भी या इस प्रकार का भयंकर आंदोलन कभी देखने को नहीं मिला जितना भयंकर आंदोलन मंडल कमीशन के लागू होने के बाद देखने को मिला। लेकिन बीपी सिंह जी पीछे नहीं हटे और मंडल कमीशन भारत में लागू हो गया। इसके बाद आप देखते चलेंगे कि बीपी सिंह जी की सरकार गिर गई और सरकार आती है नरसिम्हा राव जी की। किसकी सरकार आती है? नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव जी की सरकार आ गई। नरसिम्हा राव जी ने सोचा कि भाई सवर्णों के वोट को भी साधना चाहिए हमको, तो कैसे साधें? तो इन्होंने एक संकल्प प्रस्तुत किया, विधेयक नहीं पारित किया, बस एक संकल्प प्रस्तुत किया कि हम सवर्णों को 10% का आरक्षण आर्थिक आधार पर देंगे। कितने प्रतिशत का? 10% का आरक्षण आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण नरसिम्हा राव जी ने देने का बात कहा, एक संकल्प प्रस्तुत किया। ठीक है। इसके बाद मंडल कमीशन का हमने आपको बताया कि पुरजोर विरोध चल रहा था। तो नरसिम्हा राव जी की सरकार के कालखंड में ही एक
बहुत प्रमुख केस, बहुत फेमस केस आया, उस केस का नाम है इंदिरा साहिनी केस। इंदिरा साहिनी वाद, ये 1993 का केस है। इंदिरा साहिनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, यहाँ पे सरकार के द्वारा मंडल कमीशन के फैसले को लागू किया जा चुका है। और मंडल कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था? मंडल कमीशन का पुरजोर विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने 1931 के जनगणना को आधार बनाया था। 1931 के जनगणना को आधार बनाया था और जो सवर्ण वर्ग के लोग थे उनका कहना था कि 1931 के बाद, भूमि सुधार आदि के बाद और इतने वर्षों के बाद जो ओबीसी वर्ग आप डिक्लेयर कर रहे हैं 1931 के हिसाब से, उस वर्ग का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका होगा। समझ गए? इसके बाद इंदिरा साहिनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 4 मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखते चलेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पहला बिंदु क्या था कि ठीक है, आरक्षण तो आप देते हैं, मंडल कमीशन को हम स्वीकार करते हैं, मंडल कमीशन इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपको लागू करना चाहिए, क्रीमी लेयर बनाना चाहिए। क्रीमी लेयर क्या है? तो मान लीजिए कि ये एक पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग है, इसमें एक ऐसा वर्ग है जिसका कि मतलब कुछ ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिनके पास जमीनें भी अधिक हैं। दूसरा, इन जातियों को कभी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, जो जातिगत भेदभाव जिसको अनटचबिलिटी या छुआछूत बोलते हैं, यहाँ पे छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ा, छुआछूत का सामना इसको नहीं करना पड़ा। दूसरे, इसकी प्रतिभागिता भी है प्रशासन में, तो इस वर्ग को आरक्षण का लाभ न दिया जाए। तीसरे, जिनका इनकम अभी वर्तमान के हिसाब से 8 लाख के आसपास है, 8 लाख के पास जिनका इनकम है उनको क्रीमी लेयर में रखिए, उनको आरक्षण का लाभ मत दीजिए। दूसरा, पदोन्नति में आप लाभ नहीं देंगे, पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे, और जो आरक्षण दे रहे हैं किस स्तर पर देंगे? प्रवेश के स्तर पे, किसी नौकरी में प्रवेश के स्तर पे आप आरक्षण देंगे। लेकिन इस पॉइंट को याद रखेंगे जो कि प्रमुख पॉइंट है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब राजनीतिक पार्टियों को चूंकि वोट साधना था, क्षेत्रीय पार्टियां भी जाति के आधार पर जातिगत राजनीति करते हुए अपने आप को चमकाना चाहती थीं, तो क्षेत्रीय पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में या फिर केंद्र की सरकार ने भी सोचा कि भाई अब एक बार जब हम लोग ओबीसी को आरक्षण दे दिए तो पदोन्नति में भी हमको आरक्षण देना चाहिए। इन्होंने आरोप लगाया कि पदोन्नति के समय जो सवर्ण वर्ग के लोग, जिनका कि बहुत ज़्यादा प्रशासन में ये है बोलबाला है, ये पदोन्नति के समय इनको पदोन्नत नहीं करने देते हैं ओबीसी वर्ग के लोगों को। अब प्रशासन में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हम पदोन्नति में भी आरक्षण देंगे, पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ देंगे। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात इन्होंने कही, और पदोन्नति में भी इन्होंने कुछ संविधान संशोधन किए, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो आप सुप्रीम कोर्ट के बात को ऐसे ही अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए, ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित कुछ संविधान संशोधन मैं आपको लिखवाता हूँ। 77वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, और बाद में इंदिरा साहिनी मामले के बाद 93वां संविधान संशोधन इन्होंने किया। समझ गए? इन संविधान संशोधनों के माध्यम से इन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया पदोन्नति में भी। अब हम लोग आगे देखेंगे इस इंदिरा साहनी केस को, तो हम लोग देख लिए प्रमुख बिंदुओं को। अब इसके बाद साल 2006 में एक आता है नागराज केस, नागराज वाद। नागराज और केरल सरकार के बीच में ये केस चला। नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुख्य बिंदुओं को जल्दी से देखेंगे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप पदोन्नति में भी आरक्षण दे दें, पदोन्नति में भी आप आरक्षण दे दें, लेकिन आप पदोन्नति में आरक्षण देने समय हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आर्टिकल 335 बोलता है कि दक्षता का ख्याल रखें। दक्षता,
आर्टिकल 335 बोलता है कि आप जहां भी आरक्षण देंगे वहां दक्षता का ख्याल आपको रखना होगा। नहीं तो पता चला कि आप आर्मी में किसी को लेफ्टिनेंट बना रहे हैं, उसको टोपोग्राफी की स्पेलिंग लिखने नहीं आती है, तो वो उच्चावच को कैसे समझ पाएगा, सामने की फौज से कैसे लड़ पाएगा। तो इसके लिए एक दक्ष होना भी, काबिल होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे कहा कि आप दक्षता का ख्याल रखते हुए पदोन्नति देंगे। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद कहा कि आप एक मात्रात्मक डाटा लेकर के आएंगे। मात्रात्मक डाटा लेकर के आएंगे। किस बात का मात्रात्मक डाटा? कि जो संबंधित वर्ग है, संबंधित वर्ग उसकी भागीदारी प्रशासन में नहीं है, उसकी भागीदारी प्रशासन में नहीं है। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे मात्रात्मक डाटा देने का जब बात किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन दोनों बातों को तो उन्होंने मान लिया क्योंकि उनके हिसाब का था, लेकिन मात्रात्मक डाटा देने के लिए उन्होंने कहा कि हम बार बार मात्रात्मक डाटा कहां से दे पाएंगे कि संबंधित वर्ग का प्रशासन में भागीदारी है या नहीं है। तो इस बात का विरोध इन्होंने किया। इसके बाद आगे चल के हम लोग फिलहाल का एक केस देखेंगे, जिस केस का नाम है जनरल सिंह और लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद, ये 2018 का केस है। जनरल सिंह और लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस जो कि 2018 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें क्या फैसला आया, मुख्य रूप से इन बिंदुओं को हम लोग देखते हुए चलेंगे। जनरल सिंह केस में हम क्या हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप मात्रात्मक डाटा भी मत लाइए, मात्रात्मक डाटा मत प्रस्तुत कीजिए, लेकिन इसके बाद भी आपको दक्षता का ख्याल रखना होगा। दक्षता आर्टिकल 335, इसका ख्याल आपको रखना ही रखना होगा। इसी केस में एक नई बात, नई कॉन्सेप्ट निकल के आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एससी और एसटी इनमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाना होगा। ये एक नया बात निकल के आया कि एससी एसटी में भी आपको क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकालना होगा। इसके साथ ही हम देखते हुए चलेंगे कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आरक्षण है, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है किसी का भी, मौलिक अधिकार, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अब जब मौलिक अधिकार नहीं है तो आपको अगर राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार आरक्षण दे रही है तब तो ठीक है, लेकिन आरक्षण अगर आपको नहीं दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, तो आप सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आर्टिकल 32 और 226 का प्रयोग करके नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट, कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया। अब देखेंगे कि आर्टिकल 14, 15, 16 इसमें सीधे सीधे बात किया हुआ है। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में कि आरक्षण का प्रावधान होगा शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शोषण न हो इस क्षेत्र में। तो आखिर ये तो समानता से संबंधित आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 15 और 16 का प्राथमिक भाग जो है यह संविधान में मेंशन्ड है और यह समानता का अधिकार दिलाता है, समानता का अधिकार दिलाता है। लेकिन इसके बाद जितना भी आर्टिकल इन सब में जोड़ा गया, चाहे वो 15(4) हो, चाहे वो 16(4) हो, ये सभी आर्टिकल्स बाद में जोड़े गए, और बाद में जोड़े गए ये सभी जितने भी ये हैं प्रावधान हैं, ये अपवाद स्वरूप हैं, इसलिए इन्हें हम मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो आरक्षण का मोटा मोटा बात यहाँ तक हमने समझाने का प्रयास किया। अब एक ईडब्ल्यूएस क्या है, इसको समझने का प्रयास कर लेंगे जल्दी से। ईडब्ल्यूएस हमने जैसा कि बात किया, नरसिम्हा राव ने 10% आरक्षण देने का बात कहा आर्थिक आधार पे। तो यहाँ सामान्य वर्ग के लिए
सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर, यानी कि गरीबी को एक जाति बना दिया गया आर्थिक आधार पर। अच्छा, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। ये आया कैसे था EWS? तो हम देखेंगे कि 124वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक आया था, उसको स्वीकार किया गया, तो 103वां संविधान संशोधन किया गया। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 का बात है। और एक नया वर्ग जन्म लिया, गरीब वर्ग जिसको हम बोलेंगे। सामान्य वर्ग में 10% के आरक्षण का प्रावधान इस EWS के तहत किया गया। इसमें कुछ कुछ बातें थी, जैसे जिसका 5 एकड़ से कम भूमि हो जिसके पास, इसके साथ ही आप देखेंगे कि 8 लाख से कम जिसका इनकम हो उसको ये आरक्षण दिया जाएगा। अब इसका भी विरोध चल रहा है, एक केस सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे चल रहा है कि जब 8 लाख इनकम होने पर OBC क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं, तो यहाँ पे सामान्य वर्ग को आप आरक्षण किस बात के लिए दिला रहे हैं? तो ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का, ये जो केस चल रहा है आया नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। और एक और बात जो मैं बताना भूल गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहिनी केस में कहा था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए आरक्षण की सीमा। इसके साथ ही अब एक निष्कर्ष निकालते हुए अगर हम तय करें तो हमें पता चलता है कि आरक्षण बहुत अच्छा चीज है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समतामूलक समाज के लिए आरक्षण क्या है? बहुत अच्छा है। किंतु ऐसे वर्ग जिनका सामाजिक विकास हो चुका है उन्हें बार बार आरक्षण का लाभ न दे करके ऐसे वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहिए जिसने अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं लिया। जैसे SC वर्ग का ही एक ही उदाहरण आप लेके चलें तो यहाँ आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई SC वर्ग का व्यक्ति IPS बन गया, उसका पास बहुत अच्छा जॉब हो गया, इसके बच्चे को आरक्षण न दे करके ऐसे SC वर्ग के व्यक्ति को ढूंढ करके आरक्षण दिया जाए जो अभी भी पिछड़ा हुआ है या मजदूर है। ऐसे वर्ग को अगर हम आरक्षण का लाभ देंगे, इस वर्ग को दोबारा आरक्षण का लाभ न दे करके इस वर्ग को आरक्षण का लाभ देंगे, तब जाकर के समतामूलक समाज का स्थापना हम जल्दी से कर पाएंगे। तो ये कुछ कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब आरक्षण का प्रावधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन एक अच्छा सा समझ आपका विकसित हो सके इसके लिए हमने इस वीडियो को लाया और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पलामू गढ़वा लातेहार के स्टूडेंट हैं तो ज्ञानोदय एकेडमी आबादगंज में आप आएँ, हम नंबर लगवा देंगे, वहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं और इस तरह से हैंड रिटेन नोट्स से आप क्लास पढ़ सकते हैं। यहाँ PDF का झमेला आपको नहीं देखना होगा। चलिए